नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आयामों के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इससे पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आप हमसे नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज कि द हिंदू में मैं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर उनका एक बयान पढ़ रहा था और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सारे क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने यह कहा कि 2024 के चुनाव आते-आते तक कांग्रेस और भाजपा दोनों की शक्ति कम होगी और 24 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर आएगा। तो एक तरीके से वो भाजपा से भी समान दूरी या शत्रुता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको यह लगता है कि इससे राज्य विधानसभा चुनाव में उन्हें कुछ लाभ हो सकता है? उनकी जो उम्मीदें हैं और बेहतर हो सकती हैं चुनाव में? देखिए, जहां तक गठबंधन सरकारों की संभावना का सवाल है, ये पूरी तरीके से इसको आप ये नहीं मान सकते कि ये बात गलत है। अगर अगर आप छोटा मोटा अगर अंक गणित करें, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, अगर भारतीय जनता पार्टी की केवल 31-32-32-33 सीटें कम हो जाती हैं, तो उसको बाकायदा एक गठबंधन सरकार बनानी पड़ेगी। और अगर ज्यादा कम हो जाती हैं तो दूसरी इधर जो सरकार बनेगी वो भी गठबंधन सरकार ही होगी, जो कांग्रेस के नेतृत्व में बन सकती है, इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो गठबंधन सरकार तो केवल एक वजह से नहीं बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 की तरह पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाए, यानी बिल्कुल जिस तरह से 2019 घटा था उसी तरीके से 2024 घटे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो के चंद्रशेखर राव का ये वक्तव्य अपने आप में पूरी तरीके से नजरअंदाज करना योग्य नहीं है। लेकिन जो वो चाहते हैं, जो उन्होंने कामना व्यक्त की है, वो कामना तो तभी साकार हो सकती है जबकि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करने के लिए उसके खिलाफ गैर भाजपा विपक्ष की जबरदस्त और बुद्धिमत्तापूर्ण एकता हो। केवल एकता ही नहीं, जबरदस्त तो बुद्धिमत्तापूर्ण एकता हो, एक ऐसी एकता हो जो कि भाजपा को उसके उसके प्रभाव क्षेत्र में, जो उसका कैचमेंट एरिया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कर सके। भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण भारत में तो वैसे ही बहुत कम सीटें हैं, केवल कर्नाटक में सीटें हैं और 3 सीटें तेलंगाना में है। तो उनको चंद्रशेखर राव को ये पहले पहले तो ये सुनिश्चित करना होगा कि भाजपा तेलंगाना में कोई सीट ना जीत पाए। उसके बाद कांग्रेस को कर्नाटक में सुनिश्चित करना होगा कि भाजपा कर्नाटक में कम से कम सीटें जीते। तभी केवल गठजोड़ सरकार दोबारा शुरू हो सकती है। इसके लिए जरूरी ये है, केवल चंद्रशेखर राव नहीं भाजपा को हरा सकते हैं। चंद्रशेखर राव ज्यादा से ज्यादा केवल उसकी 3 सीटें कम कर सकते हैं भाजपा की। लेकिन गठजोड़ सरकार आने के लिए भाजपा की कम से कम 40-50, 30 से लेकर 50-60 के बीच में सीटें कम होनी चाहिए। तो उसके लिए तो उन्हें कांग्रेस के साथ में राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ बनाना होगा, जिसकी संभावनाएं दिखी थी, जिसकी संभावनाएं उस वक्त दिखी थी जब शायद बंगलौर में बैठक हो रही थी। बंगलौर की बैठक से बीआरएस के प्रवक्ता ने, हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस की टक्कर चल रही थी, उससे मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इससे हम यहाँ पे नहीं है बंगलौर में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम विपक्ष की एकता के साथ नहीं है, ये उन्होंने कहा था। तब इस प्रकार की संभावना पैदा हुई थी और हम लोगों ने नई परख के मंच पे, आपको याद होगा, इसकी ऊपर चर्चा भी की थी। तो जो वो कामना व्यक्त कर रहे हैं, उस कामना को जमीन पर उतारने के लिए उन्हें आचरण करते हुए भी दिखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी जो तेलंगाना का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में ये कहा जा रहा है और इस बात को बहुत गंभीर लोग भी कह रहे हैं कि उनका और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक खुफिया समझौता है। और भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि अगर वो मजबूती से तेलंगाना में चुनाव लड़ने की उसने कोशिश की तो कांग्रेस निकल जाएगी, कांग्रेस चुनाव जीत लेगी और भाजपा किसी भी कीमत पर कांग्रेस को चुनाव नहीं जीतने देना सकती। इसके लिए वो उसने अपने कदम बिल्कुल पीछे खींच लिए। वो तेलंगाना में 0 चुनाव लड़ रही है इस वक्त भाजपा, ताकि बीआरएस कांग्रेस की जो जबरदस्त चुनौती है, उस चुनौती का सामना कर रहे हैं, उसे परास्त कर सके। यानी एक क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के बीच में एक अघोषित और गोपनीय गठजोड़ का ये एक उदाहरण सामने है। इस तरह का अघोषित और गोपनीय गठजोड़ पंजाब में
इस विधानसभा चुनाव में नहीं, इससे पिछले वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब आम आदमी पार्टी का बड़ा ही जोर हुआ था। तो मेरा तो मानना यह है कि उस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक अघोषित गठजोड़ हो गया था, ताकि आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोका जा सके। और जो हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते थे, वो अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, उसको दिलवाए गए नियोजित तरीके से। तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से रह गई। अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी भी सत्ता में आ पाई कि हिंदू वोटों ने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया, ना उन्होंने भाजपा की बात मानी, ना उन्होंने कांग्रेस की बात मानी। तो ये जो चुनाव में इस तरह की बातें चलती हैं, ये तो आप इस तरह का वहां गठजोड़ बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय मीडिया में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि आपको क्षेत्रीय शक्तियों के केंद्र में आने की उम्मीद है और उनका एक पूरा दौर शुरू होगा। दौर तो तब शुरू होगा जब आप अपनी राजनीति का कील कांटा दुरुस्त करें। और ये भी हो सकता है कि अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में ना रहें, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक चले जाए, जैसे कि देवगौड़ा की पार्टी गई। एक संभावना है। कब होगा? नहीं, वो तो अगर उनके पक्ष में नहीं रहेंगे तो जाहिर है कांग्रेस जीतेगी चुनाव वहां पे। कोई और शक्ति तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव से अपना हाथ पीछे खींच लिया है, और कोई शक्ति तो है नहीं। कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी तो काफी दिन तक वो अनमने रहेंगे। फिर वो ये देखेंगे कि अगले लोकसभा चुनाव में किसका हाथ भारी रहने वाला है। अगर उन्हें लगेगा कि इंडिया गठजोड़ भाजपा को हरा सकता है, तो वो इंडिया गठजोड़ में चले जाएंगे, वरना वो एनडीए के साथ चले जाएंगे। तो इस प्रकार की जो राजनीति करती हैं क्षेत्रीय शक्तियां, और फिर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो केंद्र में जो है वो गठजोड़ सरकारों का युग आएगा। कैसे आएगा गठजोड़ सरकारों का युग? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां इसी विभ्रम की स्थिति का शिकार हैं? कुछ अधिकांश नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का रवैया बहुत ही अवसरवादी है। उनमें एक बीजू जनता दल है, दूसरी ये वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस है, और तीसरी ये भारत राष्ट्र समिति है। देखिए, दिल्ली का जो तथाकथित शराब घोटाला है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी चीज साबित नहीं हो पाई है कि वो घोटाला है, उस शराब घोटाले में चंद्रशेखर राव की जो बेटी है कविता, उनका भी नाम था उसके अंदर, और उनके पीछे भी ईडी वगैरह पड़ी हुई थी। अचानक उनका नाम, ईडी ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी बंद कर दी। वरना जिस तरह मनीष सिसोदिया को उन्होंने गिरफ्तार किया है, उस तरह उन्हें कविता को भी गिरफ्तार करना चाहिए था। ऐसा लग भी रहा था। उनको ईडी ने सवाल करने के लिए बुलाया भी था। पर अचानक मेरे ख्याल से जब वो समझौता हुआ, तो समझौते के तहत कविता के खिलाफ जो मामला था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर हम राजस्थान के चुनावों की बात करें, इस पिछले मुद्दे से अलग हटकर, तो वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना राज्य स्तरीय घोषणा पत्र जारी किया। बहुत सारे लोक लुभावन वायदे किए, जिन्हें मोदी जी रेवड़ी की संज्ञा देते हैं। तो क्या ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से राजस्थान को तो बचाना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से बहुत अच्छी खबरें नहीं है? देखिए, जो भाजपा के अंदरूनी मामलों की जानकारी रखने वाले मित्र हैं, अगर मैं उनसे जब चर्चा करता हूं, तो वो एक बात कहते हैं कि इन विधानसभा चुनावों की शुरुआत से ही भाजपा आला कमान को 2-3 बातों पे यकीन था। उसमें पहली बात तो ये थी कि वो छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं जीत सकते। वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो चुनाव नहीं जीत सकते। दूसरी, उन्हें लग रहा था कि वो मध्य प्रदेश में भी चुनाव जीतने की उनकी संभावना बहुत कम है। लेकिन उनको लग रहा था कि वो राजस्थान में चुनाव जीत सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ भाजपा आला कमान को ये भी लग रहा था कि ये तीनों जो नतीजे उसने जो पूर्व कल्पित किए हैं, तीनों नतीजे, ये तीनों नतीजे, इन तीनों नतीजों पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां के स्थानीय नेतृत्व को मौका दिया जाए या न दिया जाए। यानी राजस्थान में उन्हें वो सम्मानते थे कि हम हर कीमत पे चुनाव जीतेंगे, हम वसुंधरा राजे को नेता बनाएं या ना बनाएं। छत्तीसगढ़ में हम हर कीमत पे हारेंगे, हम रमन सिंह को नेता बनाएं या ना बनाएं। मध्य प्रदेश में हमारा जीतना हर कीमत पर संदिग्ध है, हम शिवराज सिंह को नेता बनाएं या ना बनाएं। ये हैं वे धारणाएं जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति तैयार की है। तो राजस्थान में वो मानते हैं कि हम ये चुनाव जीत सकते हैं, और इसके लिए वसुंधरा राजे का साथ होना या उनके हाथ में चुनाव मुहिम की बागडोर थमाना जरूरी नहीं है। तो उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वहां पे काम कर रही है, और यही वो दृष्टिकोण है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी दरअसल इन तीनों प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है।
आज कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी जयपुर पहुंची और ये कहा गया कि वो स्वास्थ्य कारणों से पहुंची हैं। कुछ राजनीतिक लोगों ने अलग-अलग चैनलों पर यह टिप्पणी की कि वो अंतिम 6-7 दिनों में कांग्रेस का जो पूरा एक कुनबा है, उसको एकजुट रखने और दिखाने के लिए वहाँ गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को उम्मीदें बची हुई हैं वहाँ पर, वो संघर्ष में है और वो चुनाव जीत सकती है? देखिए, कांग्रेस राजस्थान में संघर्ष में है। अगर कांग्रेस संघर्ष में नहीं होती, तो इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त होती और लेकिन भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त तो है, लेकिन उसको भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत एक तरफ़ा किस्म का चुनाव होने वाला है। ऐसा चुनाव नहीं होने वाला है, जो पिछले चुनाव से पहले 30 सीटें रह गई थी कांग्रेस की और भाजपा ने बहुत ज़बरदस्त जीत हासिल की। उनको लग रहा है कि कांग्रेस टक्कर में है, कांग्रेस लड़ाई में है और ये कांग्रेस को भी लग रहा है। तो कांग्रेस अगर अपने आप को लड़ाई में मान रही है और है भी वो लड़ाई में, क्योंकि कांग्रेस अगर हारेगी भी तो उसको 50, 60, 70, 80 कितनी भी सीटें मिल सकती हैं 200 की विधानसभा में। तो इसलिए कांग्रेस की तरफ से आखिरी कोशिश तो होगी कि किसी न किसी तरीके से राजस्थान की सरकार को बचाया जाए। मध्य प्रदेश में जो एक प्रमुख नेता हैं और देश में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे का ऑडियो और वीडियो दोनों ही काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें वो घूस लेने की बात कर रहे हैं और अलग तरह के आपराधिक किस्म की बातों पर जोर दे रहे हैं। लेकिन अब तक उस पे केंद्र सरकार के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर नहीं हुई। पर मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह की जो चुनाव में आखिरी वक़्त या 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले जो रहस्योद्घाटन होते हैं, वो क्या चुनावी संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिसके खिलाफ रहस्योद्घाटन हुआ है या किया गया है, कथित रहस्योद्घाटन किया गया है, उस व्यक्ति की चुनाव में हालत क्या है? अगर उसमें चुनाव की हालत अच्छी है और वो आगे है, तो उसका असर बहुत ही ना के बराबर होगा या बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो पहले से ही पिछड़ रहा है और जनता के बीच में उसके ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं और उसके हारने की संभावना अंदेशा बढ़ रहा है, तो इस रहस्योद्घाटन से वो अंदेशा और बढ़ जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि अ, महादेव ऐप के मामले में भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन चूँकि भूपेश बघेल वहाँ पे फ्रंट रनर हैं और आगे हैं मतलब, तो भूपेश बघेल के ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ, अब तो वो कहना ही उन लोगों ने बंद कर दिया है तकरीबन, भाजपा वालों ने। तो कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन अगर भूपेश बघेल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती और वो पीछे चल रहे होते, तो इसकी वजह से वो एंटी इनकम्बेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती। एक चीज़ ज़रूर दिखी जब मैंने टीवी चैनलों में देखा, तो महादेव ऐप पे कई दिन लगातार चर्चा हुई टीवी चैनलों पर इसकी कहीं कोई सुगबुगाहट सुनाई नहीं देती है कि अच्छा, ये भी एक आरोप लगा है, इस पर एक सफाई भी आनी चाहिए सरकार की तरफ से। तो ये नहीं, दिखता है। नहीं, देखिए टीवी चैनलों ने पूरी कोशिश की कि महादेव ऐप का मसला मुद्दा बन जाए। हुँ, पूरी तरीके से बाकायदा 3-3 रिपोर्टरों को लगाया गया इस काम के लिए, एक-एक टीवी चैनल का, कि वो बार-बार जाते थे भाजपा के नेताओं के पास और देखिए, तरीका क्या होता है कि दिल्ली में अनुराग ठाकुर ने उसके ऊपर एक बयान दिया, वो बयान बड़े मुख्य तौर पे आया। फिर वो वहाँ रमन सिंह से मिले, फिर रमन सिंह ने एक बयान दिया उसके ऊपर, वो बयान भी मुख्य तौर पे आया। फिर वो भाजपा के एक प्रवक्ता के पास गए, भाजपा के प्रवक्ता ने भी एक जोरदार आग उगलता हुआ बयान दिया, वो बयान आ गया, तो 3 बयान एक-एक करके आ गए। फिर वो एक जगह खड़े हुए जहाँ पर 10-12 भाजपा समर्थक खड़े हुए हैं, उनसे वो पूछ रहे हैं। हाँ, वो भी उस बात का समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरीके से टीवी चैनल जो है इस भाजपा के फिर अपने आप को निष्पक्ष दिखाने के लिए किसी एक कांग्रेसी से भी बात कर ली। ये होता है। एक मसला जो कल के द इंडियन एक्सप्रेस में आया था और वो कॉपी मेरे पास है, जिसमें ये कहा गया था कि साइप्रस में कुछ गोल्डन पासपोर्ट जैसी चीज़ है, टैक्स हेवन का मसला है और उसमें विनोद अडानी जो भाई हैं गौतम अडानी के, उनका नाम भी आया था। तो क्या अडानी का मसला फिर से उभर कर सामने आ रहा है, उसमें मजबूती है या फिर गाहे-बगाहे इसकी चर्चा होती है और फिर ये चीज़ें गायब हो जाती हैं? देखिए, इस मसले में बड़ी बाइट थी, इस मसले में ये संभावना थी कि वो मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी शुरू कर सकता था। लेकिन विपक्ष ने जितनी दक्षता से साथ इस मसले को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो विपक्ष ने नहीं बढ़ाया। केवल बीच-बीच में एक नाम ले लेने से या राहुल गांधी के कुछ कह देने से या आम आदमी पार्टी के किसी नेता के कुछ कह देने से अ, ये मसला मसला नहीं बनता। तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे अडानी मसले का जो तीखापन है, वो अब समाप्त हो गया है और वो अब एक कोई राष्ट्रीय मुद्दा बनने की स्थिति में नहीं है, जब तक बशर्ते कोई बहुत बड़ी नई अप्रत्याशित घटना ना हो जाए। तो क्या इसका कारण ये भी है कि मीडिया पर काफ़ी नियंत्रण है या सिर्फ़ ये विपक्ष की दक्षता की कमी का मामला है?
देखिए, मीडिया पे नियंत्रण तो है ही। मैं तो शुरू से कहता हूँ, जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता सँभाली है, तभी से वो लोग एक नैरेटिव थ्योरी पे काम कर रहे हैं और जो मीडिया के सहयोग से कैसे उस नैरेटिव थ्योरी को एक खुशनुमा थ्योरी चलाई जाए और जो नकारात्मक बातें हैं, उन नकारात्मक बातों को ठंडे बस्ते में डाला जाए। यानी आलोचना है, आलोचनाओं को ठंडे और इसमें प्रिंट मीडिया से लेकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक के लोगों को शामिल किया जाए। इसके लिए बाकायदा, जैसे कि मैंने अपने एक व्याख्यान में कहा है और अपने लेख में इसके एक तथ्य भी दिए हैं कि बाकायदा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, बनाया गया। उसने अनौपचारिक रूप से 6 लगातार बैठकें की। 2022 की बात बता रहा हूँ। और उन दो और दो और उन बैठकों के अंदर ये योजना बनाई गई कि किस तरह मीडिया पर ये दबाव डाला जाए या मीडिया को समझाया जाए, उन्हें अपने पक्ष में लिया जाए कि केवल सकारात्मक बातें कहेंगे, यानी सरकार के विरोध में जाने वाली किसी भी चीज़ को प्रसारित वो नहीं करेंगे। तो ये हमेशा से ही, तब से मीडिया इसी पैटर्न पे चल रहा है। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सब लोगों से यह कहूँगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। आज के कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।